हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग को याद होगा कि 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले यूएससीआईएस ने एक अपडेट दी थी। यूएस एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट आई थी कि जो लोग अमेरिका में टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं वो आएँ और यहाँ आके इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन क्या वाकई यहाँ आके इंटरव्यू देना, जॉब लेना इतना आसान है? या गल्फ़ की तरह जैसे आप गल्फ़ में जाते हैं, दुबई कुवैत में आपको जॉब मिलती है और आप एक हफ्ते में काम करना स्टार्ट कर जाते हैं? क्या इतना ईजी है? तो ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप अमेरिका आते हो और आप जॉब ढूंढते हो यहाँ के, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो। ठीक है, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक कैटेगरी है यहाँ पर EB1, EB2, EB3। EB1 कैटेगरी जो है वो उसमें वो लोग आते हैं जो प्रोफेसर्स हो गए, जो रिसर्च करते हैं, जो एकेडमिक में या मीडिया से बिलोंग करते हैं, जो एक्टर हैं और जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल करी, जिन्होंने अवार्ड जीते हैं, जिनका नाम है, वो लोग EB1 अप्लाई कर सकते हैं। और इस जो कैटेगरी की खासियत ये है कि इसके लिए उन्हें किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी सेल्फ पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये लोग को यहाँ आके टूरिस्ट वीज़ा पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने होम कंट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ये कैटेगरी बताना मेरे को इसलिए ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए ऐसी भी कैटेगरी है यहाँ पर। और एक है EB2, एक है EB3। अब EB2 में क्या होता है? EB2 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसके अंदर जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स की हो, चाहे वो मैनेजर जॉब हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह की ऑफिस जॉब हो, ठीक है, प्रोफेशनल जॉब, वो लोग EB2 कैटेगरी में फॉलो होते हैं। EB3 कैटेगरी में वो लोग फॉलो होते हैं जो स्किल वर्क हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिनके पास कुछ हुनर है, या शेफ़ हो गए। ठीक है, ये लोग EB3 कैटेगरी में फॉलो होते हैं। अब EB2 और EB3 में फ़र्क सिर्फ इनके काम को लेके, लेकिन प्रोसीजर दोनों का सेम है। तो मैं आपको दोनों को एक ही प्रोसीजर में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जॉब ढूंढी, आपको जॉब मिल गई। ठीक है, अब एम्प्लॉयर है जिसने आपको हायर किया, उसका सबसे पहले काम होगा कि उसे न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा। क्योंकि यहाँ का एक लॉ है कि यहाँ US सिटीजन के उसके राइट्स को नुकसान ना पहुँचे। अगर उसने ऐड दिया है और 30 दिन से 40 दिन तक उस ऐड पे कोई जो वैकेंसी फुलफिल नहीं होती है, तब जाके वो अपने होम कंट्री से या अपने कैंडिडेट्स को वो आगे जॉब के लिए अप्लाई करने को बोल सकता है। मान लीजिए उसने ऐड दिया और जॉब फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है, 30 से 40 दिन के अंदर, तो उसका एक टाइम निकल गया, तो वो आगे बात करेगा लेबर सर्टिफिकेशन के लिए। जो सेकंड प्रोसीजर है वो लेबर सर्टिफिकेशन है। अब वो कहेगा भाई 30 से 40 दिन हो गए, अब मैंने ऐड भी दिया था, वो लोग भी चेक करते हैं, हाँ भाई इसकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हुई है, तो वो जो जिस एम्प्लॉय को उसने हायर किया है उसका वो लेबर सर्टिफिकेशन में अप्रूवल डालेगा। अब उस अप्रूवल को आने में ही कम से कम आज की डेट में वो 2 महीने से 6 महीने तक लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो 2 महीने मैं कह रहा हूँ, लेकिन 6 महीने लगने आपके। ठीक है, एक तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। अब वो 2 से 6 महीने के अंदर, 6 महीने मान के चलते हैं मैक्सिमम टाइम, 6 महीने में वो आपका आ भी गया लेबर सर्टिफिकेशन। उसके बाद ये एप्लीकेशन जाएगी, हाँ भाई इसका लेबर सर्टिफिकेशन अप्रूव है, 10 चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं दी हैं, सब चीज़ें इसकी ओके हैं, तो सर्टिफिकेशन आ गया। अब वो जाएगा USCIS। ठीक है, जो नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेशन की चीज़ें जो हैंडल करते हैं, उनके पास डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जाएगी वो चीज़। उसके पास भी 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने मान के चलते हैं, 6 महीने और 2 महीने 8 महीने। ठीक है, 8 महीने किस में लगे? लेबर सर्टिफिकेशन और USCIS की तरफ से अप्रूवल आने के। 2 महीने उसको मैं हटा देता हूँ जो न्यूज़पेपर में ऐड दिया, टोटल 10 महीने होगा अगर मैं ऐड करूँ। तो जब USCIS इस चीज़ को अप्रूव कर देती है, इसके अंदर फॉर्म भरे जाते हैं, I-4, बहुत ये एक अलग प्रोसीजर है, उस पर कभी हम बात करेंगे। अगर USCIS से अप्रूवल आ जाता है तो आप अपनी होम कंट्री में अगर हो, ठीक है, अगर होम कंट्री वापस चले जाते तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, 6 महीने से ऊपर टाइम आप रुक नहीं सकते, और आपकी जॉब भी आप रुकने दिखाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके होम कंट्री में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपके एम्बेसी के अंदर। जब एम्बेसी जाओगे, आपका इंटरव्यू है जो आपने अप्लाई किया है, अगर आपने शेफ़ के लिए अप्लाई किया है तो आपसे चीज़ें वहाँ पर बंदे पूछेंगे आपसे कि भाई आप जा रहे हो अमेरिका, आप इस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, और मान लो शेफ़ की जॉब है, आपको मान लो जलेबी बनानी, आप जलेबी बना के भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो आपसे सब चीज़ें पूछेंगे। उनको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, बंदा यार जिस काम के लिए जा रहा है वो ओके है और उसे काम वो लगता है हमें आता है, और वो मतलब
फेक ना हो, क्योंकि बहुत लोग फेक भी जाते हैं, तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। तो अप्रूवल आने के बाद आपको वीज़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपना अमेरिका आते हैं जॉब करने के लिए। तो कितना टाइम लगा दोस्तों इसके अंदर? पूरा 10 महीने, ठीक है, मैं कहता हूँ 1 साल, 1 से 1.5 साल का टाइम लगता ही लगता है। तो यह मान के चलिए इसका इतना प्रोसीजर है। ये वीडियो जो मैंने बनाई है उसका एक ही मोटिव था, क्योंकि बहुत लोग के क्वेश्चंस मैं देख रहा था पोर्टल्स के ऊपर कि बहुत ज़्यादा वो लोग कंफ्यूज थे कि यार अब यूएस हम जाके अपना इंटरव्यू देंगे, जॉब हो जाएगी और हम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है लेकिन आसान नहीं है। टाइम टेकिंग, जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में यूएसए में 2.5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं। आईटी सेक्टर को छोड़ के वहाँ पर डाउन जा रहा है ज़्यादा, अभी बहुत लोगों को निकल जा रहा है आईटी सेक्टर में। लेकिन रेस्टोरेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है, आपका ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए बड़े बड़े, और क्या कहते हैं अपना और क्या था, हाँ, ये ग्रॉसरी स्टोर, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी स्टोर, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, ग्रॉसरी हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, और ऑफिस के अंदर अकाउंट्स के अंदर दूसरी भी ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट इन लोगों को रहती है। तो जॉब्स बहुत है मार्केट के अंदर, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी और है, दो कैटेगरी बोलूँगा। एक कैटेगरी और भी है जो सब लोग जानते होंगे, H1। H1 होता है एक लॉटरी सिस्टम। अब लॉटरी सिस्टम वो हर साल निकलता है, इस साल तो वो निकल चुका है, नेक्स्ट ईयर आएगा। अब H1 में क्या होता है, वो आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लेके नहीं जाता डायरेक्टली, ठीक है। H1 में आपको मान लो आपने इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लॉटरी सिस्टम को। लॉटरी में आपको नंबर है तब आपको वो इश्यू होगा 2 साल के, 2 साल के बाद एक्सटेंड हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ H1 और EB जो कैटेगरी है उसमें डिफरेंस क्या है। H1 के अंदर आपको वर्क परमिट मिलता है, उसके अंदर आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है अलग से। लेकिन EB3, EB2 जो कैटेगरी है, ये डायरेक्ट आपको लेके जाता है ग्रीन कार्ड की तरफ। आपका एक बार EB3 इशू हो गया, ठीक है, तो आपको सिर्फ वेट करना है ग्रीन कार्ड का, आपका डायरेक्ट ग्रीन कार्ड ही आना है पर परमिट के बाद, ठीक है। लेकिन EB2, EB3 जो कैटेगरी है सबसे ईजी किसके लिए, वो इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, छोटी मोटी कंट्रीज़ के लिए। छोटी मोटी कंट्रीज सबसे ज़्यादा उसको गलत वे में मत लेके जाइए। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत इजी रहता है। क्यों? क्योंकि 2 या 3 साल, 4 साल के अंदर, या नेपाल जैसे कंट्री के अंदर 3 से 4 साल के अंदर ग्रीन कार्ड आ जाता है। लेकिन अगर हम इंडियन लोग, जैसे मैं इंडियन हूँ, अगर हम इंडियन लोग अप्लाई करें, कोई हमें स्पॉन्सर करता है EB3, EB2 कैटेगरी में, तो 10 से 12 साल, 13 साल कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, और ग्रीन कार्ड का कुछ नहीं पता। तो ये कैटेगरी ज़्यादातर हम लोग के लिए सही नहीं है।